नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे कयामत तक नहीं बनेगी बाबरी। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, गर्मा गर्म बयानबाजी तेज हो रही है। बाराबंकी में हनुमत विराट महायज्ञ एवं श्री राम चर्चा पूजन के दौरान कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर आक्रामक बयान दिया और कहा कि कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसलिए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं है। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं वो ऐसे ही सड़गल जाएंगे। ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो कानून तोड़ेगा वो सीधे जहन्नुम में जाएगा। सीएम योगी ने याद दिलाया कि जो राजा महाराजा 500 साल में नहीं कर सके वो भाजपा ने कर दिखाया और भाजपा के शासन में राम मंदिर बन गया। सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए योगी हार के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि योगी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी योगी आदित्यनाथ पर सामाजिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है, लेकिन वाराणसी में मंदिरों के विध्वंस करने का मुद्दा भी उठा रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में अब आगामी चुनाव में फिर से मंदिर मस्जिद मुद्दा बनने वाला है, या फिर ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम जन मुद्दों पर केंद्रित हो सकता है? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो जरा आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। कि अभी भी इस तरीके की बयानबाजी मुख्यमंत्री जी को 2027 की हार का डर दिखा रही है, क्योंकि अभी भी वो जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। जबकि चुनाव जब लड़ा था तो वोट मांगा था कि बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, राम राज्य लाएंगे। भगवान राम की बात कर रहे हैं। राम मंदिर तो बन गया, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और आदेश से बना, लेकिन अभी भी आप राम मंदिर के सहारे वोट मांगना चाह रहे हैं। उस जनता की बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, दलितों महिलाओं को निशाना बनाकर मारा जा रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं, प्रदेश में जो विकास की गति है वो धीमी हो गई उस पर नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ आप कब तक राम राम करके आप वोट मांगेंगे? आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह कथन कि भारत की धरती पर अब बाबरी का निर्माण पुनः संभव नहीं है, तो मैं उनके इस कथन का समर्थन करता हूं कि निश्चित तौर पर भारत में रहने वाला प्रत्येक सनातनी जाग चुका और निश्चित तौर पर आतंक का पर्याय रहा बाबर, जिसने सनातन धर्म पे आस्था रखने वाले लोगों को न जाना कितना ही प्रताड़ित किया है। अब उसके नाम पर हिंदुस्तान में तो कोई मस्जिद का निर्माण संभव नहीं लगता। मैं योगी आदित्यनाथ जी की सराहना करता हूं और उनके बात से अपने को समृद्ध करते हुए पुनः दोहराता हूं कि भारत की सरजमी पर अब बाबरी नाम की मस्जिद बनना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर आक्रामक अंदाज में नजर आए और फिर उन्होंने वही बात कही कि कयामत तक, अब ये कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसलिए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं है। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं वो ऐसे ही सड़गल जाएंगे। ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, क्योंकि कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे। जो कानून तोड़ेगा वो सीधे जहन्नुम में जाएगा। ये एग्जैक्ट कोट किया मैंने उनकी बातों को।
लेकिन उनकी इन बातों को लेकर जो राजनीतिक दल है वो ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी को डर सता रहा है। लेकिन और भी कई मसले हैं जिन पर बात हो सकती है, उस पर बात नहीं कर रही है बीजेपी। आइए और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देती हूँ। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, मेहमानों को दिखा दीजिए। ओके, आरिफ हबीब साहब सपा से हमारा साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र ध्रुव जी कांग्रेस से हमारा साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका नादी टीवी पर। जी आपका भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान उन्होंने मंच से दिया, आपके जो अपोजिशन है वो सीधे तौर पर यही कोट कर रहे हैं कि आने वाले समय से पहले एक बार फिर से आप उन्हीं मुद्दों को तराशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो मुद्दे चलेंगे नहीं, क्योंकि विपक्ष आपको मेन मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर लाकर घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी देश हित में, प्रदेश हित में क्या है वो करती है। हमने विकास भी किया है। विकास जो है 2 एक्सप्रेसवे से आज 10 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, ये विकास ही है। 14 मेडिकल कॉलेज से 86 मेडिकल कॉलेज हो गए, ये विकास ही है। जहां उत्तर प्रदेश में एक साल में 3,500, 2017 से पहले 3,500 डॉक्टर पढ़ाई करके निकलते थे, आज 13,500 डॉक्टर हमारे उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश सरकार प्रति व्यक्ति आय 2017 से पहले मात्र जो है 47,000 हुआ करती थी, आज 1,36,000 से अधिक प्रति व्यक्ति आय हो गई है। यहाँ की अर्थव्यवस्था तिगुनी हो गई है। कहाँ 12 लाख करोड़ रुपए हुआ करती थी, आज 30 लाख करोड़ से अधिक यहाँ की अर्थव्यवस्था हो गई है। तो काम हम विकास पे भी करते हैं और करेंगे, इनके कहने से नहीं। लेकिन हमारे हिंदुओं को कौन उकसा रहा है, कौन भड़का रहा है? यदि कोई बाबर का नाम पर, वो बाबर जो इस देश का आतंकवादी है, इस देश पर हत्यारा, इस देश पे एक लुटेरा था, एक विदेशी था, उसने हिंदुओं को की हत्याएं की, उसने मंदिरों को लूटा, उसने मंदिरों को तोड़ा। उस बाबर से इतना प्रेम क्यों है? और जो बाबर के नाम पर मंदिर बनाने की बात करते, आप मस्जिद बनाओ, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन वो एक हत्यारे, एक लुटेरे, एक हिंदुओं के को मारने वाला, मंदिरों को लूटने वाला, हमारे तो भगवान कह रहे की हैं मूर्ति कि वो बाबरी मस्जिद को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपसे जब भी महंगाई, बेरोजगारी का सवाल पूछा जाता है, आप मंदिर मस्जिद पर आ जाते हैं। पारुल जी, लगता है कि इन लोगों ने, जो ममता बनर्जी का विधायक है, टीएमसी का विधायक है, जो मंदिर वहां बाबरी मंदिर मस्जिद बनवा रहा है, उसके बारे में ये सब जानकर भी अनजाने हैं, क्योंकि इन लोग को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इनके मुंह से, इनके छोड़िए तो छोटे नेता हैं, ये प्रवक्ता हैं, लेकिन इनके बड़े नेता राहुल गांधी ने एक बार भी निंदा की, अखिलेश यादव ने एक बार भी निंदा की, प्रियंका गांधी ने एक बार भी उस हुमायूं कबीर की निंदा की, ममता सरकार से इस्तीफा मांगा कि क्यों तुम जो है हिंदुओं को चिढ़ाने वाले नाम पर वहां मस्जिद बनने दे रहे हो। तो ये तुष्टीकरण करें, ये कुछ ना बोलें, इनको तुष्टीकरण करना इसलिए नहीं बोलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की भावनाओं का आदर करती है, सम्मान करती है। उनको कोई भी ठेस पहुंचाने वाला बयान देगा या कुकृत्य होगा, उसकी हम निंदा करेंगे। और हकीकत में पारुल जी सुन लीजिए, अब वो दिन नहीं आ सकता, बाबर जैसा लुटेरा इस देश में नहीं आ सकता, मोहम्मद गजनवी जैसा इस देश में लुटेरा नहीं आ सकता, क्योंकि अब देश की जनता जयचंदो को पहचानती है। अब देश की जनता जयचंदो को पहचानती है, मान सिंह को पहचानती है। और ऐसे लोगों को सजा देने, लोकतंत्र के माध्यम से इनको चोट देने के लिए तैयार बैठी। ठीक है, शैलेंद्र ध्रुव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आरिफ हबीब साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी स्वागत करते हैं। आरिफ साहब, आवाज मिल रही है? नमस्कार जी। नमस्कार जी, मिल रही है। आरिफ साहब, आप ही से अगला सवाल मेरा, क्योंकि बार बार इसी मसले को लेकर आपको घेरा जाता है, तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था, और ये पूछा जाता है कितने सालों बाद जो राम मंदिर का सपना साकार हुआ उसमें भी आप लोग नहीं जा रहे हैं,
और वहां जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात टीएमसी के विधायक कर रहे हैं, क्योंकि आपके महागठबंधन दल से ममता जी आती हैं, तो इसलिए भी ये सवाल उठ रहा है और पूछा जा रहा है। अब मुद्दे तमाम हैं, लेकिन उसके इतर आप लोगों का तुष्टीकरण वाला चेहरा बेनकाब तब हो जाता है जब आप लोग ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करते। और अभी भी ममता जी आपके गठबंधन वाले दल में हैं, ना कोई बड़े नेता आपके जो लीडर्स हैं उन्होंने कोई निंदा की, ना किसी ने गलत बोला, तो फिर ये बताता है ना कि डुअल फेस है, आप टू फेस्ड है। जी जी जी, सभी को मेरा नमस्कार है। देखिए, तो मोहन जी बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो बाबरी जी की बात हो रही है, उस बाबरी मस्जिद से उत्तर प्रदेश के विकास से, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं। लेकिन वहां के उस मुद्दे को ला करके और यहाँ उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश इनके पास मुद्दे नहीं है, कोई विकास इन्होंने किया नहीं है, विकास जो भी हुए हैं वो हमारी सरकार की है। और अगर आप आरटीआई करेंगे, हंसिए नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप आरटीआई कर लीजिए, विधानसभा की कार्रवाई देख लीजिए, तो आपने जो बजट दिया था 2025-26 में, वो आधा खर्च हुआ है। आप अभी बजट भी नहीं खर्च कर पाए। और आपके दौर में अस्पतालों का क्या हाल है? आपने अस्पतालों को कितना बजट दिया? आप परिवार विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए कितनी दयनीय स्थिति में है। आप परिवहन विभाग को देख लीजिए कितनी दयनीय स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कितनी दयनीय स्थिति में है। दलित पिछड़े सब मारे जा रहे हैं आपकी सरकार में, न्याय नहीं पा रहे हैं लोग। आपके मंत्रियों को आपके मंत्री बंधक बना ले रहे हैं, आपके विधायक। तो आपके पास कुछ रह नहीं गया है, इसलिए आप सांप्रदायिकता का मुद्दा ला करके उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। अच्छा, मैं आता हूँ 1 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड करूंगा पारुल जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान पे मैं आता हूँ। अब ये बताइए कि जब बाबरी मस्जिद का कंसेप्ट, राम मंदिर का वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, लेकिन निर्माण नहीं हुआ, तब अयोध्या ने समाजवादी पार्टी को 2 विधायक दिए थे, 5 में 2। और आज अवधेश प्रसाद सरोज को 5 सीट का मालिक बना दिया। अब ये तय करते हैं कि भगवान राम ने उनको अपने यहाँ बुलाया क्योंकि वो रामद्रोही है। आपका कहना है कि रामद्रोही है, लेकिन वो राम भक्त है, इसलिए उनको अवधेश प्रसाद जी को 5 विधानसभा का मालिक बना दिया। जो पूरी अयोध्या है उसके अंदर 500 विधानसभा आती है उसके अंदर, और 500 विधानसभा के मालिक कौन है? अवधेश प्रसाद सरोज जी। अब मंदिर बनने के बाद उनको भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आप क्या कहते हैं? आप 150 मंदिरों को आपने काशी में तोड़ दिया। अयोध्या वाले राम जी ना, आरिफ साहब, अयोध्या वाले राम मंदिर ना, उन्हीं राम के आशीर्वाद की बात कर रहे हैं आप। चलिए, बहुत अच्छा, कम से कम आप मान तो रहे हैं कि वहां पर राम जी विराजमान है, वो मंदिर है, थैंक गॉड। आइए अब मेरे मूल सवाल पर। मैंने आपसे पूछा, जब राम मंदिर की बात हो रही थी, तो ये राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ अयोध्या का नहीं है, ये पूरे देश का है, पूरे सनातन धर्म को मानने वालों का है। तो ये इस मामले में आप बैकफुट पर क्यों आ जाते हैं? आपको निंदा नहीं करनी चाहिए? बाबरी मस्जिद का निर्माण, वो भी आपके गठबंधन के दल के विधायक, क्या आपको निंदा नहीं करनी चाहिए? आपके नेताओं को उस पर एक्शन या फिर इसको लेकर बात नहीं करनी चाहिए? क्यों आप लोग इस पर बात नहीं करते? तभी तो आप फिर बैकफुट पर आ जाते हैं। पारुल जी, मेरा जवाब सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद का बंगाल में निर्माण कराने का काम किसने किया है? कौन है वो? भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा तो है। उसके पक्के नहीं देखे, उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बिके हुए लोग हैं, वो कर रहे हैं, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमाणित। आप कह रहे हैं कि जो टीएमसी का विधायक है वो बीजेपी का है, जो वहां पर बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कर रहा है? निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है, भारतीय जनता पार्टी का नेता था वो। तो ममता जी निकाल फेंके ऐसे लोगों को जो आपकी पार्टी की नीति नहीं मानते? आज वो टीएमसी में नहीं है, आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहा है, इसलिए वो इस तरह का काम कर रहा है, सांप्रदायिक लोगों के साथ मिलकर के इस तरह का काम कर रहा है। ऐसे सांप्रदायिक लोगों को उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जनता भगाने वाली है। डिसाइड कर लीजिए आपको बोलना क्या है, आरिफ जी। ठीक है, पहले आप कहते हैं कि तोड़ा जा रहा। ममता जी की पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो बीजेपी के लोगों से प्रभावित हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। फिर आप कहते हैं वो टीएमसी में नहीं है, बीजेपी ने सपोर्ट कर रही है। ठीक है, आ रही हूँ, आप शैलेंद्र जी आपके पास ही आ रही हूँ। कांग्रेस को भी स्थान मिले। आ रहे हैं, आप बहुत तेजी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, आपके सहयोगियों को भी बोल लेने दीजिए। ठीक है,
ये तमाम आरोप जो आपकी तरफ से महंगाई को कोर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, इतनी संगठनात्मक शक्ति है आपके पास कि इतने लोग, इतने जो मुद्दे हैं उनको आप जमीन पर उतार सकें, या फिर सपा का सपोर्ट ही चाहिए होगा आपको? जी शैलेंद्र जी। जी नमस्कार। नमस्ते सर, कहें, सवाल पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी बड़ी बड़ी बातें झूठ बोली हैं। इनका 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? जो मोदी जी मंच के माध्यम से भाषण देते थे स्मार्ट सिटी, वो स्मार्ट सिटी अभी जिंदा है कि खत्म हो गया? जो गांव सांसदों ने गोद लिया, विधायकों ने गोद लिया, कप्तान ने गोद लिया, जिलाधिकारी ने गोद लिया, एसडीएम ने गोद लिया, वो गोद में है कि टहल रहे हैं कि गोद में ही पड़े हुए हैं? इनको विकास से, बेरोजगारी से और महंगाई से कोई सरोकार नहीं है। इनका एक ही उद्देश्य है, छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, या प्रदेश के मुखिया हो या देश के मुखिया हो, हिंदू मुस्लिम के अलावा इनका ना डिबेट शुरू होता है ना भाषण शुरू होता है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ जनता को गुमराह किया है। पहले जात के नाम पे लड़ाया, धर्म के नाम पे, अब जात के नाम पे लड़ा रहे हैं। देखिए यूजीसी के प्रकरण पे 2 सड़ और ओबीसी एससी माइनॉरिटी को लड़ा दिया, जो कि ये इनकी जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखे और जनता को ये बताएं कि किसी ये जात के पक्ष का निर्णय नहीं है जो रेगुलेशन आया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लड़ाना इनका उद्देश्य है। जाति धर्म के नाम पे नफरत करो और महत्वपूर्ण विषय से भटकाओ। अभी इनका बजट आया है, मैं चाहूंगा कि 1 मिनट बजट में बताऊं। अभी इन्होंने शिक्षा में कटौती किया है, बजट में 6,701 करोड़ की कटौती हुई शिक्षा में। किसान की खेती में बजट में कटौती हुई है 6,985 करोड़ की। सामाजिक न्याय का बजट लगभग 9 से 10 हजार की कटौती हुई करोड़ की। शहरी विकास बजट में 39,573 करोड़ की। शिक्षा के नाम पे 6,701 करोड़ की। स्वास्थ्य जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है 3,686 करोड़। 1.5-2 मिनट बोल चुके हैं आप शैलेंद्र जी, और मेरी चर्चा डिबेट पर नहीं है। मेरे को लगता है मेरी टीम ने आपको पहले इन्फॉर्म किया होगा कि मेरी चर्चा किस चीज पर है। आप इससे पहले अगर जो हमारे लाइव चल रहे थे उसमें अगर आप आते तो शायद हम इस पर बात कर लेते, लेकिन फिलहाल मेरी जो चर्चा है, जिस डिबेट के सब्जेक्ट को आपको बताकर बुलाया गया होगा, कृपया उस सवाल पर आ जाइए। आपने अपनी बात रखी। जी, कि इनके मुख्यमंत्री जी नहीं बता रहे हैं कि देश के नौजवान सड़कों पे किस लिए संघर्ष कर रहा है। देश के नौजवान सड़कों पे क्यों संघर्ष कर रहा है, उस पे जवाब नहीं देंगे। ये कैसे हिंदू मुस्लिम, कैसे बाबरी मस्जिद, कैसे कलकत्ता में देश के नौजवानों की मदद करने के लिए आपका संगठन इतना मजबूत है यूपी में कि आप उन मुद्दों को उठा पाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर सबसे बड़ा संगठन हमारा कांग्रेस पार्टी का धरना और प्रदर्शन किया यूजीसी के समर्थन में, और पूरे देश और प्रदेश में हो रहा है। दूसरी चीज, 12 तारीख को पूरे देश में किसानों के विषय को लेकर के जो काला कानून किसानों को लेकर के आया है, और मनरेगा को लेकर के हम लोग 12 तारीख को हर तहसीलों पे धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। ऐसा नहीं है, जनता के सवालों को लेकर के लगातार हम लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी सदन में संघर्ष कर रहे हैं, और राम मंदिर मुद्दे को लेकर आप लोग हमेशा बैकफुट पर आ जाते हैं, ये भी हकीकत है। जवाब नहीं दिया उन्होंने, सदन छोड़ के भाग के चले गए। मेरा कहने का मूल भाव यह है कि अगर आप बेरोजगारी पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य बात करें तो अच्छा लगेगा। वो सवाल मैंने लिया, अभी दोबारा से वो सवाल पूछूंगी, लेकिन ऐसा भी तो है ना सर कि वो जो मेडिकल कॉलेज बने हैं, जब उस बाबरी मस्जिद का जिक्र टीएमसी के विधायक करते हैं तो यहाँ से किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती आपके नेताओं की तरफ से? किसी भी तरह की कोई निंदा नहीं, किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं, ये भी तो सच है ना शैलेंद्र जी? इससे नहीं पता लगता कि आप किस स्टैंड पर, किस साइड पर खड़े हैं? अरे मेरी खुद की कांग्रेस पार्टी जो है बजट की जो कटौती हुई उसके साथ बता रही है ना। बाबरी मस्जिद टीएमसी विधायक, इस पर है जवाब आपके पास? शिक्षा की बात करते हैं, मैं तो लेकिन आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उस पर बात कीजिए ना। क्या कभी है आपके पास इस बात का जवाब कि आपके नेता इस पर क्यों मनाही या निंदा नहीं कर पाते, या आपके महागठबंधन से ममता जी को लेकर आप लोग कोई स्टैंड नहीं ले पाते? के साथ पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है, आपके नेताओं ने संविधान को ध्वस्त कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, विधायक को लेकर कोई बात क्यों नहीं कही जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा था? सीधा सवाल है मेरा, ये आपका स्टैंड क्लियर करता है। मेरा स्टैंड है कि देश में कैसे बेरोजगारी बढ़े,
कैसे मेरा बेरोजगारी जो को सवाल रोका जाए, मत करिए, बहुत कैसे स्मार्टली महंगाई आप को उसको रोका गप कर जाए, जा रहे हैं, मैडम, मत करिए, इससे भी चर्चा हो। मत करिए, मत करिए, देश के मत किसान करिए। परेशान मैं हैं, वही फिर सवाल इससे वही भी पूछूंगी, चर्चा हो। बाबरी मस्जिद, भारतीय टीएमसी, जनता राहुल पार्टी का गांधी, तो प्रियंका उद्देश्य है गांधी, कि वाई कैसे दे आर हिंदू मुस्लिम कीपिंग क्वाइट। इसके अलावा कोई और चर्चा क्यों? केंद्र में भी नहीं रहती है ना मैम। नहीं, मैं हमारे आपसे जो सवाल कांग्रेस पूछ को रही हूँ, पार्टी का उद्देश्य आपने अपनी बात रख दी, कि मैंने कैसे पूरे 2 मिनट नौजवानों को आपको कुछ रोजगार नहीं मिले, बोला कैसे कि आपने किसानों बजट की बोल जो दिया, आय आपने दोगुनी हो। बेरोजगारी बोल दिया, आपने महंगाई बोल दिया, लेकिन कांग्रेस को जब स्टैंड लेना होता है तब यहाँ क्यों बगले ताकने लगते हैं आप लोग? अरे हमारे या राहुल बाबरी गांधी जी तो मस्जिद या राम स्पष्ट मंदिर, बयान के साथ दोनों में से कभी कोई स्टैंड स्पष्टीकरण क्यों नहीं ले पाते आप? कहीं दहीने बाएं नहीं है। राहुल गांधी जी सामने से एकदम वार करते हैं और लगातार लड़ रहे हैं विपक्ष में कब खड़े कहा? होकर के, और सत्ता बाबरी को मस्जिद जवाब को दे लेकर रहे हैं, कभी सत्ता उनकी को ऐसी जवाब कोई दे रहे हैं। टिप्पणी जिसको लेकर टीएमसी के विधायक ने कहा, कोई ऐसी टिप्पणी है कहीं ये कहीं TMC कहा का विषय उन्होंने? हो सकता है मैडम, हमारी कांग्रेस पार्टी का विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी का विषय है कि ये कैसे आपका देश में स्टैंड अमन दिखाता है ना सर, कैसे हर विषय पर तो आप लोकतंत्र लोग की बोलते हैं, खूबसूरती बन किताबें लेकर पहुंच जाते हैं, मकर द्वार पर पहुंच जाते हैं, इस विषय पर रहे। आपकी अभी कोई इनके टिप्पणी नहीं, तो हमारा विषय दल नहीं के है। नेता ने, जहां आपको इनके दल लगता के है कि नेता यहाँ ने हमारा अभी वोट बैंक का UGC पे- नुकसान है, वहां आपका विषय नहीं होता। ठीक है, इनके क्यों नेता ने बेरोजगारी और UGC महंगाई के जैसे पकड़ मुद्दे आपको पे- हल्के लगने लगते हैं चंद्रमोहन चौबे जी, और बार बार आपको विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर घेरता है कि आप इनके यहाँ से नेता इन ने अभी मामलों को लेकर, प्रधानमंत्री ओके जी को शैलेंद्र जी, बोला, क्वाइट क्वाइट इंडिया ना क्वाइट। क्यों चंद्रमोहन चौबे जी इस मामले में आपको पतली गली दिखाई देती है, बाकी सभी मुद्दे पर आप लोग आक्रामक तरीके से बात करते? कहिए, जवाब दीजिए। देवरिया में जिलाधिकारी महोदय के सामने बाबरी मस्जिद को लेकर राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? शैलेंद्र जी, इसका जवाब हो तो दीजिएगा, आ रही हूं दोबारा, अब रुक जाइए। कहिए चौबे जी, चौबे जी शुरू कीजिए बोलना। शैलेंद्र जी को म्यूट कीजिए अभी। अरे हाँ, जो एक संसद में पप्पू है और एक आपके चैनल पर पप्पू है ना, वो संसद में किसी को बोलने देते हैं और ना ये चैनल पर किसी को बोलने देते हैं। होश में बात करिए, ठीक है? अभी आपके अरे तो प्रधानमंत्री जो को गाली दी गई है, जवाब नहीं खुला है, जवाब अरे खुली नहीं है सुनिए, आपकी। शांत देश के रहिए, प्रधानमंत्री शांत को आप ही रहिए। के पार्टी के लोगों ने गाली दिया है, शांत रहिए, तेलिया बनाया है, शांत रहिए। तेली बोला पप्पू गया है, पास नहीं हो जाति पाएगा। सूचक गाली दी गई है। शर्म तो आ नहीं रही आपको? पप्पू को शर्म आ नहीं रही कि पास जवाब दे कराइए और आप कि भी देश पास के होइए। प्रधानमंत्री को आपके ही लोगों ने गाली दिया। अरे जब पप्पू इस को चीज पे पास समर्थन- कराइए और आप भी पास होइए, ठीक है? अब शांत देखिए, होइए, अब सुनिए। बदतमीजी करेंगे तो जवाब उल्टा दूंगा, अभी बुरा लग जाएगा आपको डिबेट में, ठीक है? तो शांत रहिए ना, मुद्दे पे बात करिए ना। जवाब- कमेंट से बचिए, अपनी बात रखिए। चौबे जी, जो सवाल विपक्ष की तरफ से बार बार आता है, आपका सवाल भी जायज है कि जब भी राम मंदिर की बात होती है ये बगले ताकने लगते हैं, लेकिन उनका सवाल भी जायज है कि जनता के मुद्दों को भी उतनी आक्रामकता, उतनी प्राथमिकता दीजिए। तो ये कहते नहीं, हैं हम जी। प्राथमिकता पर है। देखिए हमने तो आपको विकास, पहले बाबरी पे बोलने से पहले विकास ही बताया आपको कि देश में पहले 49 एयरपोर्ट थे, आज 150 से अधिक एयरपोर्ट हो गए। 2014 से पहले मात्र जो है 6 एम्स थे, आज 23 एम्स हो गए। देश में 2014 से पहले 7 मेट्रो अरे शहरों भैया में एम्स चलते हो गए थे, तो एम्स के आज डॉक्टर 22 और मेट्रो बजट का चल। तो बताओ ना। अरे बजट बीच में पागल, देखिए, देख रहे हैं आप ऐसे आदमी को आप डिबेट पे क्यों? चौबे जी लाइव डिबेट में बैठे हैं, सब्र कीजिए, थोड़ा कंट्रोल सबर कर लीजिए। नहीं, अरे हाँ, अरे भाई, थोड़े अब बदतमीजी करेंगे ना चाहिए। चौबे जी तो आपको हम अभी कुछ भी मुंह से निकल जाए अशोभनीय होता है। चौबे जी होश में बात करिए, बदतमीजी करेंगे पारुल जी, दिमाग खराब हो गया ठीक क्या है, आपका? गलत अरे गलत आपके शब्दों बीच में का बोल रहा था उच्चार, क्या? गलत शब्दों का प्रयोग नहीं। व्यवस्था अच्छी होगी। अरे बेहोश आप हो, आपके बारे में मैं बोल रहा था क्या? मैं चुपचाप सुन रहा था ना। होश और बेहोश की बात मत पागल करिए, आप हो, मर्यादा में रहकर बेहोश बात आप करिए। हो, मैंने ऐसी कोई नशे बात में नहीं किया आप है, हो, ठीक है? नशेड़ी जवाब आप दे हो। नहीं पा रहे हो। जैसे जवाब राहुल तो है नहीं गांधी आपके पास। नशेड़ी हैं, वैसे आप शिक्षा और नशेड़ी हो। स्वास्थ्य बजट पे जैसे कटौती राहुल किया। गांधी पप्पू हैं, वैसे आप साढ़े पप्पू हो। 6 लाख बीच में क्यों 6,701 करोड़ की बोलोगे? बीच में बजट की शिक्षा बोलोगे पे। तो पप्पू कहलाओगे, बीच में बोलोगे तो नशेड़ी कहलाओगे, बीच में आओगे तो पागल कहलाओगे। चंद्रमोहन चौबे जी जवाब नहीं प्लीज है। शब्दों को बहुत इस्तेमाल करने से पहले सोचिए क्या बोल रहे हैं आप, क्या नहीं बोल रहे हैं। आप लोग बहुत सम्मानीय गेस्ट हैं, बहुत रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं। प्लीज। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? ओके, पारुल जी ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं इनको सुन रहा था ना, ठीक है, मैं इनके झूठ को सुन रहा था ना, मैं तो ये मैं सुने, मुझे क्यों नहीं बोलने देते ठीक है। हैं? अब 30 सेकंड हम आगे बढ़ेंगे। चंद्रमोहन चौबे जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, उसके बाद आरिफ साहब आपके पास आ रही हूँ जी। पारुल जी, अभी आपने अपने चैनल पर देख लिया कि ये आतंकवादियों से, ये जिहादियों से, ये देश को तोड़ने वालों से, बाबर के समर्थक से कितना डरते हैं कि एक शब्द कांग्रेस के लोग बोल नहीं पाए कि ममता बनर्जी उस विधायक को गिरफ्तार करें, उसको जेल में डालें, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे व्यक्ति को तुरंत जेल में डालें और ये मुद्दा समाप्त करें। ठीक है, इस लेकिन बात के एक साथ क्या शब्द- सपा और कांग्रेस खड़ी है बीजेपी के साथ? जी आरिफ साहब।
नहीं, देखिए पारुल जी, ऐसा है कि 150 मंदिरों को तोड़ दिया गया, जो पुराणों में वर्णित है 300 साल पुरानी, जो काशी की ऐतिहासिकता, मोक्ष, आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक थी। उस पे जवाब देंगे क्या? अभी मुक्तेश्वर आनंद जी ने को जो अपमान किया, उस पे जवाब देंगे क्या? ट्रंप जो है भारत के प्रधानमंत्री को लगातार अपमानित कर रहा है, उस पे जवाब देंगे? वो खोलेंगे क्या? ट्रंप के खिलाफ बोलेंगे? ओके, बोलेंगे? ओनली 30 सेकंड्स प्लीज। अरे मैं कह रहा हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पिछड़ों दलितों का हक खा गए मोदी जी, और उनके सतीश द्विवेदी मंत्री जी इस्तीफा देंगे क्या? इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? हाईकोर्ट ने साबित किया ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 लोगों का, ओबीसी एससी के लोगों, नौजवानों का हक छीन लिया गया, घोटाला कर लिया गया। क्या कीजिए, आप लोग लिस्ट बना लिया कीजिए। मैं स्टार्टिंग के 1.5 मिनट चुप रहती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ। वहाँ आपको जो बोलना है आप डिबेट से इधर कुछ भी बोल लीजिए, उस पे नहीं जवाब देंगे। जो आपका टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं है। लेकिन जब हम डिबेट शुरू करते हैं उसके बाद आपको डिबेट से जुड़कर ही सब्जेक्ट पर बात करनी चाहिए, ये एक डेकोरम बोलता है। खैर, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन समय अब मेरे पास इतना ही है, इसके आगे हम नहीं जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये विषय ही ऐसा है जो शायद आप कह सकते हैं कि विपक्ष को अच्छा ना लगे, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद की बात टीएमसी विधायक, क्योंकि टीएमसी का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि महागठबंधन में ममता जी का दल, महागठबंधन में राहुल जी, समाजवादी पार्टी, इन सभी का गठबंधन महागठबंधन का दल है, और टीएमसी के ही विधायक थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही। और यहाँ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं तो ये उसी बयान को लेकर जो बयान सामने आता है और आक्रामकता सामने आती है, वहीं उसी से रिलेटेड इसको जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि कयामत, अब वो कयामत नहीं आएगी जब बाबरी मस्जिद का निर्माण हो पाए, और वो हो भी नहीं सकता क्योंकि जगह दी गई है, वहां पर मस्जिद के निर्माण को लेकर एक ईंट भी नहीं रखी गई है, ना कोई हलचल है। अगर आपको बनानी है तो वहां बनाइए जहां पर आपको, और बाबरी मस्जिद तो कतई नहीं बन सकती। जो मस्जिद की बात की गई है वो जो सेकंड पक्ष है उसको जमीन दी गई थी। लेकिन अब अगर इस यहाँ पर विपक्ष से पूछा जाता है तो ये सच है कि बाबरी मस्जिद की बात करने वाले टीएमसी के विधायक को लेकर ना कभी कोई निंदा की गई, ना कभी कोई स्टैंड लिया गया, ना कभी ये समझ आया कि शायद इस बात को लेकर विपक्ष को बुरा लगा है या वो उसे गलत मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शायद विपक्ष के दो चेहरे हैं ना, कभी वो राम मंदिर को लेकर तो अपनी टिप्पणी रखते हैं, ये उनका सब्जेक्ट है, लेकिन वो उनका सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वहां वो फंस जाते हैं। खैर, दीजिए इजाजत, आप समझदार, नमस्ते।